Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Let me start our class. Today's topic is Hindi. Sem 2, Chapter 2. Chapter 2 को हम आपको एक्सप्लेन फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में कर चुके। आज हम आपको उसकी एक्सरसाइज समझाएंगे। आप लोग ध्यान से देखोगे और सुनोगे। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं एक्सरसाइज 1 क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य बोलिए। जो नीचे टॉपिक दिए हुए हैं उनके आपको 4-5 वाक्य बोलना है। जैसे फर्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, मरुभूमि या रेगिस्तान। रेगिस्तान को मरुभूमि भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ दोनों चीजें लिखी हुई हैं। तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है, अर्थात जहां रेत के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उस जगह को, उस भूमि को हम रेगिस्तान या मरुभूमि कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान भी होते हैं जहां भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान भी कहते हैं। यानी पानी निकल रहा है तो थोड़ा वृक्षारोपण कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मरु उद्यान। ओके, मरुभूमि के लोग प्रायः यानी अधिकांश ऊंट पर प्रवास करते हैं। यानी जितने मरुभूमि में, रेगिस्तान में हम इधर से उधर जाते हैं तो किसकी सवारी करते हैं, ऊंट की सवारी करते हैं। इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको मरुभूमि एंड रेगिस्तान के बारे में समझ में आया। अब हम सेकंड लेंगे, कच्छ के 3 बड़े शहर। आपको यहाँ कच्छ के 3 बड़े शहरों के बारे में बताना है और उनके नाम लिखना है। ओके, तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि कौन कौन से शहर हैं बड़े, मांडवी, भुज और मुद्रा। ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। मांडवी कैसा है, मांडवी अत्यंत सुंदर है और यह बंदरगाह है। यहाँ बंदरगाह है। मांडवी एक सुंदर शहर है और यहाँ बंदरगाह है। वह बहुत जो पुरातत्व है, यानी बंदरगाह कैसा है, पुरातत्व में आता है और यह एक प्राचीन नगर है, यानी बहुत पुराना नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्कियां तथा समुद्र तट देखने लायक है। भुज वैशाली नगर है। क्या है, वैशाली नहीं, वैभवशाली नगर है। वैभवशाली यानी वैभवशाली का मतलब होता है कि उसका वैभव जो है वो देखने लायक है। ओके, और क्या विशेषता है भुज की, यहाँ आयना महल भी है, प्रयाग महल भी है, हिल गार्डन है, स्वामी नारायण मंदिर है और हमीरसर तालाब। ओके, और जो मुद्रा है, मुंद्रा, क्या नाम दिया है, मुंद्रा। 3 बड़े शहर हैं, कौन से, भुज, मांडवी और मुंद्रा। तो मांडवी और भुज के बारे में हम बता चुके हैं। मुंद्रा क्या है, मुंद्रा एक ऐसा शहर है जहां उद्योगों का विकास हुआ है और यहाँ बहुत प्राचीन इमारतें हैं। प्राचीन यानी पुरानी पुरानी इमारतें। ओके, अब हम थर्ड टॉपिक देखेंगे, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। कच्छ में कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल यानी धर्म से रिलेटेड जो मंदिर वगैरह है वह। ओके, तो कौन कौन से हैं, भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत और हाजी पीर। ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल हैं। यहाँ लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं।
भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। जिनालय यानी जिन मंदिर, जैनों का मंदिर, जहां जिन प्रतिमाएं विराजमान होती हैं उसे जिनालय बोलते हैं। और भूकंप आने पर यह ध्वस्त हो गया था, खंडित हो गया था, और अब उसे आधुनिक ढंग से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान, यह रामायण काल का माना जाता है। जब राम और रावण थे उस समय का है ये नारायण सरोवर। और लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। हाजीपुर में मुसलमानों का पवित्र स्थान है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। कच्छ के ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं? एक तो धोलावीरा है और दूसरा लखपत है। धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदाड़ो की संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। और लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ एक किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है, यानी उस किले को देखकर इतिहास, पुराने समय की याद आ जाती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या लिखा हुआ है? आप अपनी पाठशाला में किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आप यदि किसी यात्रा पर गए हैं तो उसको अपने शब्दों में वह सब लिखना है। जैसे मैं एक शॉर्ट में बताती हूं कि कैसे लिख सकते हो उसको, अपनी यात्रा को। वो मैं अपनी तरफ से बता रही हूं, आप जिस यात्रा पर गए हैं वह लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि पिछले वर्ष दिवाली की छुट्टियां थी और मैं पाठशाला की तरफ से आबू के प्रयास पर गई। प्रवास में हमारी कक्षा के सारे विद्यार्थी गए और 5 या 6 शिक्षक गए। आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस से गए और दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था। बस की गति भी बहुत धीमी थी और सड़क के चारों तरफ भयानक खाइयां थीं, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे। यानी जो पहाड़ियों पर झोंके और थे वो हमें कैसे राहत पहुंचाते हैं, ठंडी ठंडी हवा आती है तो। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुबिल्ला मंदिर पर पहुंची। वहां से हम और भी चीजें गए घूमने के लिए, जैसे तालाब है एक, वहां ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर है, देवरानी जेठानी मंदिर है ना ये। और वहां की मंदिरों की हमने क्या देखी, नक्काशी और शिल्पकारी देखी जो बहुत बारीक है, जो देखकर मन मोह लेती है। अगले दिन हमने टोक रॉक और पोलो ग्राउंड भी देखा है। और नखी तालाब में हमने नौका विहार, नखी तालाब है ना वहां, तो नखी तालाब में हमने नौका विहार किया। नौका विहार करना यानी नाव में बैठकर मजा लेना। एक दिन हमने आबू के सबसे ऊंचे गुरु शिखर पर दत्तात्रेय के पद चिन्हों के दर्शन भी किए। वहां के ऊंचे विशाल घंट यानी घंटा बोल सकते हैं, को बजाया और उसकी मधुर ध्वनि का आनंद लिया। हम वहां 3 दिन रहे, सबने मिलकर खूब आनंद किया। सब प्रयास की यादें आज भी हमारे मन को ताजा कर देती हैं। उस वक्त के प्रयास जब हम घूमने गए थे तो वो आज भी हम याद करते हैं, तो उस वक्त के जो प्रवास था उसकी यादें आज भी हमारे मन को तरोताजा कर देती हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी यात्रा का वर्णन लिख सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है,
दिए गए आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। अब आपको अपनी यात्रा पर गए और आपको अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो, तो पत्र कैसे लिखते हैं हमने आपको पहले भी समझाया है कि पत्र हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। पहले अपना एड्रेस लिखना है, फिर अपने मित्र का नाम जिसको भी आप लिख रहे हैं, फिर अभिवादन लिखते हैं। और जैसे आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला, सब कुशल है, यहाँ सब कुशल है, यह जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि आप भी कुशल होंगे और कुशल होंगे। फिर जो भी आपको बीच में टॉपिक लिखना है, जो भी आपने यात्रा का वर्णन लिखना है, वो आप बीच में लिख सकते हैं। फिर नीचे क्या लिखना है कि आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो उनके घर में मम्मी पापा चाचा चाची भी रहते होंगे, तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि अंकल आंटी को या चाचा चाची को चरण पर छोटों को प्यार। फिर क्या लिखेंगे नीचे कि तुम्हारा मित्र, अपना नाम लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3, दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। आपको जो शब्द नीचे दिए गए हैं, इन शब्दों को लेकर पहेलियां बनाना है। जैसे फर्स्ट शब्द क्या लिखा हुआ है, सितारा। सितारा को कैसे पहेली बनाना है, यानी आपको कुछ 4-5 लाइन की पहेली, जैसे आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चों बतलाओ मैं कौन हूँ, सितारा। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हाथी। गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूं मैं, मस्त है मेरी चाल। हाथी। ओके, पहेली है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, चिराग। चिराग को आप कैसे बनाएंगे, मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे 2 साथी हैं तेल और बाती। आंसर चिराग। नेक्स्ट, पाठशाला। ज्ञान का मंदिर हूं मैं, सरस्वती का घर हूं, आओगे यदि मेरे पास, पाओगे विद्या का प्रकाश। क्या हुआ आंसर, पाठशाला हुआ ना। इस तरह से आप लोग मेक कर सकते हैं सेंटेंस, पोयम मेक कर सकते हैं और अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। आपको यहाँ क्या करना है कि इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखना है। कैसा क्रम, कक्का किक्की आता है ना, छोटा बड़ा वर्णमाला है ना, उसके अनुसार आपको इनको करना है, शब्दों को चेंज। तो क्या आप लोग करके बताओगे हमें, है ना, आप लोगों को आते हैं ना काखा गाघा। तो उसी तरह से आपको, जैसे क्या लिखा है, फर्स्ट वर्ड अभ्यास लिखा है ना, फिर सेकंड वर्ड क्या लिखा है, विनय, संध्या, प्रगति, अभिवादन, महकना, संग्राम, शहर, शायर, हमदर्द, चिराग। तो पहला वर्ड कौन सा आता है वह आपको लिखना है, किसके हिसाब से, हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों के हिसाब से। तो पहला शब्द क्या आएगा, छोटा आ है ना, अभिवादन, अभिवादन। फिर क्या आएगा, अभ्यास। फिर क्या आएगा, चिराग। कौन सा शब्द आएगा, चिराग। फिर क्या आएगा, प्रगति। ओके, फिर क्या आएगा, महकना। फिर क्या आएगा, विनय। फिर शायर। फिर संग्राम। फिर संध्या। ओके, फिर क्या आएगा, हमदर्द। ओके, आ गया ना समझ में। हिंदी वर्णमाला के अनुसार आपको इन शब्दों को क्रम में लिखना है। एक बार फिर से बताते हैं कैसा क्रम लिखोगे, अभिवादन, अभ्यास, चिराग, प्रगति, महकना, विनय, शायर, संग्राम, संध्या, हमदर्द। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रशासकीय शब्द जैसे अधीक्षक हुआ, प्रभाग हुआ, वरिष्ठ, कनिष्ठ, सचिव, इनको वाक्य में भी प्रयोग करना है। अधीक्षक को कैसे करेंगे, मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। प्रभाग, फिल्म प्रभाग आज बंद था। वरिष्ठ, वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता है या वे बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं। कनिष्ठ, कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। सचिव, मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। तो ये कौन से शब्द हुए, प्रशासकीय शब्द हुए, और उनको वाक्यों में कैसे प्रयोग किया गया वो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। विशेषण क्या कहलाते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण बोलते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है, दयावान। दयावान को वाक्य में कैसे प्रयोग करोगे कि राजा बहुत दयावान था। नेक्स्ट, मूल्यवान, समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। नेक्स्ट, कृपालु, संत कृपालु होते हैं। थोड़ा सा, दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। अच्छा, मोहन एक अच्छा लड़का है। सुंदर, राखी एक सुंदर लड़की है। प्रिय, रक्षा मेरी प्रिय स्टूडेंट है, प्रिय छात्र है। निकिता मेरी प्रिय छात्र है, या गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। आप कैसा भी सेंटेंस बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको इस परिच्छेद को पढ़ना है और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो आइए देखते हैं इसको और पढ़ते हैं। हिरण, नदीनी पश्चिम बाजुए सूरज दादा विदाय लई रहा छे। मतलब हिरण नदी के पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे हैं। हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे हैं। आगे देखेंगे, संध्या टाड़े पंखियों ना टोला पोताना माणा वणी ऊंटी रहिया छे। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रही हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन देखेंगे, ભેંસોનું ખાણું અને ગાયોના ઘર પોતાના માલિકાના ઘર વળી વળી રહ્યા છે। ત્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ। मतलब भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की ओर लौट रहा है। उस समय रिमझिम रिमझिम वर्षा शुरू हुई। आगे देखेंगे, सौ गर्मीनी पीड़ामाथी मुक्तिनो आनंद लई रह्या हता। मतलब लोग असहाय गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, आगे देखेंगे, मात्र मानवा जा नहीं पशु पक्षी ना, केवल मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी, अने जीव जंतु पण शाता अनुभववा लग गया। मतलब पूरी लाइन का कैसे देखेंगे इसका अर्थ कि पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। ओके, आपको इतना समझ में आया ना। अब क्या लिखना है, अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। क्या लिखा है देखें, एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके दो बेटे थे। बड़े
का नाम रामू और छोटे का नाम, आपको आगे इस कहानी को बढ़ाना है। तो छोटे का नाम हम क्या लिख सकते हैं? बड़े का नाम रामू है तो छोटे का नाम लखन है। ओके, तो इस तरह से हम कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। रामू को खेलकूद का शौक था, उसे नारेबाजी में भी बहुत रुचि थी। वह बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। कौन? रामू। रामू बड़ा होकर भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे लखन को खेती बाड़ी का शौक था, उसने खेती की जिम्मेवारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई, उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, सेना में उसे ऊंचा पद दिया। अब किसान बहुत खुश है, उसके बेटों ने जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिया। ओके, इस तरह से आप कहानी को पूर्ण कर सकते हैं और हम एक्सरसाइजें भी समझ चुके हैं। आशा है कि आप लोगों को भी एक्सरसाइजें समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय स्टूडेंट्स।